किसी भी एरिया से अगर हम फैट निकालते हैं तो उस एरिया से वो फैट कभी वापस नहीं आता है, वो सेल्स हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी एट गुरुग्राम इंडिया, जो कि नीलकंठ हॉस्पिटल की एक ब्रांच है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। लाइपोसक्शन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी मिस हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों से उसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। मैं लगभग 10 मिथ्स के बारे में बात करूंगा और उनके बारे में रियलिटी क्या है असल लाइफ में, या मेडिकल टर्म्स में उनकी क्या रियलिटी है। आई होप दोस्तों आप लोग अपने वापस नॉर्मल काम पे जाना शुरू हो गए होंगे। लॉकडाउन में काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गई है दिल्ली में और गुरुग्राम इंडिया में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइपोसक्शन इज़ ए वेट रिडक्शन प्रोसीजर। बहुत सारे लोग लाइपोसक्शन को कंफ्यूज करते हैं कि हम लाइपोसक्शन से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि भाई कि लाइपोसक्शन से सर वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो लाइपोसक्शन जो है वो वेट रिडक्शन का प्रोसीजर नहीं है। इससे आप अपना अनवांटेड फैट को रिमूव कर सकते हैं, खासकर ऐसे फैटी डिपॉजिट्स जो कि आपके अबनॉर्मल पोजीशंस में है, जैसे कि फ्लैंक्स में हो गया, आर्म्स में है, चेस्ट में है, एब्डोमेन में है, थाइज में है। तो उससे थोड़ा बहुत फैट रिडक्शन से थोड़ा वेट होता है, लेकिन प्राइमरीली वेट रिडक्शन लाइपोसक्शन का प्राइमरी एम नहीं है। मेनली इसका मेन काम है कि आपको एक बॉडी की शेपिंग करना। इट इज़ ए बॉडी शेपिंग प्रोसीजर, इट इज़ नॉट अ वेट रिडक्शन प्रोसीजर पर से। और इस तरह से बॉडी शेपिंग करें ताकि आपके कर्व्स अट्रैक्टिव लगे। तो मेन इसका लाइपोसक्शन का एम है। इट इज़ नॉट फॉर वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन के लिए आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि आप अपने डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप ग्रॉसली ओबीस हैं या ओबेसिटी की रेंज में आते हैं या मॉर्बिडली ओबीस है, मतलब कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर एज और एज और हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुछ 5 फीट कुछ इंचेस है या कुछ ऐसे एज इतनी है, और चार्ट के हिसाब से अगर आपका वेट आता है 80 केजीज और आपका वेट है 160 केजीज, तो आप लाइपोसक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं है। आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी चाहिए उसके लिए। ये पहली मिथ है कि लाइपोसक्शन से वेट रिड्यूस होता है। तो लाइपोसक्शन से थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस साथ में होता है, वो उसका एडिड बेनिफिट है, बट इसका प्राइमरी एम वेट रिडक्शन नहीं है। ये दिस इज फॉर इंच लॉस, बॉडी शेपिंग का प्रोसीजर है, अट्रैक्टिव कंटूर्स के लिए। इसके बाद तो फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये इससे वेट रिड्यूस नहीं होता तो इनके असल में करना किस में चाहिए, कौन से पेशेंट है जिनमें लाइपोसक्शन कर सकते हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि हु ऑल आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन, जिनमें आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 कैटेगरी के पेशेंट हैं। सबसे पहले कोई भी हेल्दी मेल या फीमेल, एनी हेल्दी मेल और फीमेल विद स्टबर्न एरियाज ऑफ फैट, कि ऐसे एरियाज जो कि डाइट और एक्सरसाइज से रेजिस्टेंट होते हैं, नॉर्मली जाता नहीं है। जैसे मेल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्टबर्न एरियाज होते हैं यूजुअली फ्लैंक्स और एब्डोमेन, और फीमेल्स के बारे में बात किया जाए तो ये स्टबर्न एरियाज होते हैं थाइज हो गए, बटक्स हो गए, आपके आर्म्स हो गए और एब्डोमेन हो गए। आर्म्स कुछ कंडीशन में होता है, लेकिन एब्डोमेन, थाइज एंड बटक्स यूजुअली स्टबर्न एरियाज होते हैं फीमेल पेशेंट्स के अंदर। दूसरा कि इनका एक कमिटमेंट भी होना चाहिए कि दे आर फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये पेशेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। दे आर कमिटेड टू डू सो इन द फ्यूचर ऑल्सो। मतलब कि ऐसे हेल्दी मेल फीमेल पेशेंट जिनको डाइट, एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और कुछ स्टबर्न एरिया हैं जो उनको परेशान करते हैं, जो नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, उनमें लाइपोसक्शन की हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप लाइपोसक्शन करा लें और उसके बाद आप बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जंक फूड खाएं, एक्सरसाइज ना करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल करें और आपको लगे कि आपका लाइपोसक्शन जो है आपका रिजल्ट परमानेंट रहेगा। ये रिजल्ट परमानेंट रहेगा, कुछ समय तक रहेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल आप लाइपोसक्शन के साथ रखते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहते हैं, डाइटरी कंसल्टेशंस लेते रहते हैं सेंटर पे आके, तो आपका ये रिजल्ट परमानेंट होगा और विद टाइम ये रिजल्ट आपका इम्प्रूव भी होगा। ऐसे लोग, दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि कुछ इंचेस अपना लूज करना चाहते हैं, कि वैसे नॉर्मल उनका फिजिक ठीक है, मोटे नहीं है, किसी जगह से फैटी डिपॉजिट नहीं है अब नॉर्मल, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपना बेटर कंटूर करें थाई एरिया के अंदर, वेस्ट एरिया के अंदर, हिप्स एरिया के अंदर,
और उनका प्राइमरी एम है कि उनको इंच लॉस करना है इन जगहों से। तो वो पेशेंट्स भी हमारे या वो क्लाइंट्स भी हमारे कैंडिडेट होते हैं लाइपोसक्शन के लिए। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है कि वो सारे पेशेंट जो जिनमें कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई थायराइड की अनकंट्रोल्ड डिजीज नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन नहीं है, ये सब पेशेंट्स भी चाहे वो मेल हों या फीमेल हों वो लाइपोसक्शन के लिए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मिथ पे बारे में करते हैं कि फैट रिमूव विद लाइपोसक्शन कम्स बैक। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि सर जब भी अगर लाइपोसक्शन करवाते हैं या हम लाइपोसक्शन के लिए ऑप्ट करते हैं तो जो भी हमारा फैट रिड्यूस होगा तो वो क्या वापस आ जाएगा? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी एरिया से लाइपोसक्शन के द्वारा फैट निकाला जाता है, लाइपोसक्शन के प्रोसीजर में नॉर्मली मेटेलिक कैनुलास होते हैं जो कि एक सक्शन मशीन से कनेक्टेड होते हैं और उसके द्वारा ही फैट निकाला जाता है। और अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो वो फैट सेल दोबारा से नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो उस एरिया के जो सराउंडिंग एरिया में जो फैट सेल्स हैं वो बड़े हो सकते हैं, वो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लास्टिक या दे गेट इनलार्ज इन साइज, वो साइज में बड़े हो सकते हैं और ओवरऑल आपका जो रिजल्ट जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके फैट सेल वापस आते हैं, वो फैट सेल कभी वापस नहीं आते। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो सराउंडिंग एरिया के साथ में आपके वेट गेन के साथ फैट सेल्स का साइज भी सराउंडिंग एरिया के बढ़ सकता है। अगली मिथ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब लाइपोसक्शन तो बड़ा पेनफुल कंडीशन होगा। तो लाइपोसक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैसे आमतौर पे अगर देखा जाए तो सब लोगों की सब फीमेल मेल्स की पेन की थ्रेशोल्ड बहुत डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को बहुत कम पेन सेंसेशन, स्टिमुलस से बहुत पेन होता है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन को टॉलरेट करने की क्षमता हो जिनमें होती है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम 100 पेशेंट में से 90 के या 95 के बारे में बात करें तो लाइपोसक्शन के बाद बहुत डल एक सा पेन रहता है, डल एकिंग पेन लाइपोसक्शन का, वो भी लगभग एक आध दिन के लिए रहता है। जैसे हम आपको या तो सेम डे या नेक्स्ट डे जैसे हम प्रेशर गारमेंट आपको पहनाते हैं आपका वो सारा पेन सेटल हो जाता है। और नॉर्मली पेन भी थोड़ा फ्रिक्शन के कारण होता है, स्किन और मसल के बीच में से फैट निकाल दी जाता है, थोड़ा ब्रूजिंग का इफेक्ट या थोड़ा जो आपको देते हैं। और नॉर्मली पेन इसलिए भी बहुत हल्का रहता है क्योंकि जो भी हम आपको सोल्यूशन जो इन्फ्लिट्रेट करते हैं, जो अंदर डालते हैं हम पहले लाइपोसक्शन करने से पहले से, उसमें बहुत सारी एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होती हैं, एनेस्थीसिया की दवाइयाँ होती हैं जो आपको काफ़ी समय तक उसका इफेक्ट रहता है। और ये पेन कोई ऐसा पेन नहीं होता कि आपको इसके लिए बहुत पेन किलर्स, इंजेक्शन या कुछ लेने पड़ते हैं। नॉर्मली ये पेन सिर्फ एक आध दिन के लिए होता है जो कि नॉर्मल टैबलेट जो पेन किलर्स होती हैं उनसे सबसाइड हो जाता है और अगले 2-3 दिनों के बाद आपको कोई पेन की सेंसेशन नहीं रहती है। आपको हल्का डिस्कम्फर्ट 2-3 दिनों तक जरूर रहता है लेकिन ऐसा कोई पेन का सेंसेशन नहीं होता। तो ये मिथ कि लाइपोसक्शन इज ए पेनफुल प्रोसीजर इज टोटली रॉन्ग। अब हम बात करते हैं हमारी मिथ नंबर 4 की कि लाइपोसक्शन कॉजेज स्कार्स, कि लाइपोसक्शन से तो डॉक्टर साहब हमें बहुत निशान आ जाएंगे, स्कार आ जाएंगे। तो लाइपोसक्शन जो भी किया जाता है, मैंने जैसे बताया कि बहुत हॉलो कैनुलास होते हैं जो अंदर से कैनुलास एम्प्टी होते हैं और जिसके द्वारा लाइपोसक्शन के प्रोसीजर को किया जाता है। तो उन लाइपोसक्शन की कैनुलास को स्किन के नीचे या फैट में ले जाने के लिए जो हम इंसिजन या चीरा जो देते हैं उसका साइज़ लगभग 1 से 2 मिलीमीटर के बीच में होता है। और जब भी हम उसे बंद भी करते हैं तो हम सिर्फ उसमें एक ही टांका लगाते हैं, तो इसमें कोई स्कार नहीं आता। दूसरा, क्योंकि ये प्रोसीजर यूजुअली प्लास्टिक सर्जन ही हमेशा प्लास्टिक सर्जन करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन करते हैं, तो स्कार हमेशा हमारे दिमाग में हमेशा कंसर्न स्कार का रहता है। तो हम इस स्कार जो भी इसमें देते हैं वो ऐसी जगह से देते हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली ऐसे प्लेस करते हैं कि वो आपकी नॉर्मल स्किन क्रीज के अंदर हिडन रहते हैं और वो जब उनकी हीलिंग हो जाती है लगभग अगले 15-20 दिनों में या टोटल हीलिंग जैसे लगभग 3 महीने अगर हम बोला जाए, तो उसके बाद आप उन निशान को बहुत ही मामूली पतले स्कार, पेंसिल के लाइन जितने पतले स्कार होते हैं जो कि अगले 6 मंथ में आपको ढूंढने पड़ते हैं कि ये स्कार कहाँ पर है। तो इसमें स्कार कभी भी कंसर्न नहीं होता, कभी बहुत सारे स्कार वैसे नहीं होते। हम अगर एक छोटा एरिया कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 1-1 मिलीमीटर के स्कार हम देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे देने के लिए हमें परपेंडिकुलरली जाके एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे जाने के कारण ही हम उस फैट को अच्छे से निकाल पाते हैं। वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन स्कार लाइपोसक्शन में कभी भी एक मेजर कंसर्न नहीं होता। अगला मिथ है कि डू आई नीड टू टेक बेड रेस्ट आफ्टर लाइपोसक्शन, की मुझे लाइपोसक्शन के बाद बहुत बेड रेस्ट लेना पड़ता है। तो ये मिथ भी टोटली रॉन्ग है। लाइपोसक्शन के बाद कोई बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। इसको 2 तरह से मैं आंसर करना चाहूँगा। अगर आपका बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, मान लीजिए आप एक सिंगल एरिया कर रहे हैं कि आप आर्म लाइपोसक्शन कर रहे हैं या सिर्फ एक फ्लैंक का लाइपोसक्शन हो रहा है,
और आपका इतना छोटा एरिया, तो आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हम आपको सुबह आपको एडमिट करते हैं सेंटर में अपने हॉस्पिटल में, और शाम को आपका लाइपोसक्शन करके हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर आपके लार्ज एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया, जैसे एब्डोमेन पूरा कर रहे हैं, साथ में बैक भी कर रहे हैं, ऐसे प्रोसीजर जिसमें हमें जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट देनी पड़ रही है और हमें आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट चाहिए और हमें प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है और काफ़ी सारी एरियाज को हम कंबाइन कर रहे हैं, जैसे एब्डोमेन कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं और एब्डोमेन कर रहे हैं, थाइज कर रहे हैं और एब्डोमेन कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा एरियाज को कंबाइन किया जा रहा है। तो उन केसेस के अंदर हम पेशेंट्स को यूजुअली एडवाइस करते हैं कि क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हो रहा है तो हम चाहते हैं कि आप ओवरनाइट हमारे सेंटर में स्टे करें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसा कोई लंबे बेड रेस्ट की जरूरत नहीं थी। अब अगर पोस्ट प्रोसीजर के बारे में बात की जाए कि जी आज हमारा जैसे आप नेक्स्ट डे अगर पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम नेक्स्ट डे प्रेशर गारमेंट के साथ पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और अगले दिन से ही पेशेंट अपनी नॉर्मल डेस्क टाइप एक्टिविटीज़ को ज्वाइन शुरू कर सकता है। ऑफिस जाना चाहे तो ऑफिस जाना जा सकता है। हम उसे थोड़ा सा बस हैवी एक्टिविटीज़ जैसे कि जिम में वेट लिफ्टिंग या ट्रेडमिल पे रनिंग ये सब करने के लिए थोड़ा मना करते हैं अगले 4 से 6 हफ्ते के बीच में, अदरवाइज नॉर्मल अपनी वॉकिंग वगैरह कर सकता है। तो इसमें कोई बेड रेस्ट वाला कॉम्पोनेंट नहीं होता लाइपोसक्शन में, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े इंसिजन या कुछ भी ऐसा नहीं है। पेशेंट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट मिथ है कि लाइपोसक्शन रिक्वायर्स जनरल एनेस्थीसिया या और फुल बॉडी एनेस्थीसिया, कि लाइपोसक्शन में हमेशा जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है या फुल बॉडी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा एरिया है। जैसे कि पिछले मिथ में मैंने बताया कि अगर आप बहुत छोटा एरिया में आप काम कर रहे हैं तो आप इस प्रोसीजर को नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया में ही कर लेते हैं, क्योंकि जो हम इसमें सॉल्यूशन जो अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं या सॉल्यूशन हम शुरू के प्रोसीजर में डालते हैं तो उसके अंदर काफ़ी एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस होते हैं और वो सॉल्यूशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम उस जगह को थोड़ा फैट को हम लाइपोलिसिस करने में या फैट को हमारी कैनुला के थ्रू मेल्टिंग करने में वो हेल्प मिलता है, थोड़ा ब्लीडिंग भी कम होती है। तो हम उसको ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेशन वर्ड बोलते हैं, तो वो करते हैं। तो इसलिए कि छोटे एरियाज के अंदर कोई जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन के साथ करते हैं। इसका छोटे एरिया में एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट नहीं रहता है। एनेस्थेटिस्ट हमेशा हमारे स्टैंड बाय में हमारे साथ खड़े रहते हैं सर्जरी के अंदर, चाहे एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट ना हो। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर रहा, पेशेंट एंग्शियस हो रहा है, पेशेंट को घबराहट हो रही, डर लग रही है, तो या तो हम एनेस्थीसिया को बोलते हैं कुछ एनेस्थेटिक सपोर्ट दे दें, सेडेशन की फॉर्म में कुछ इंजेक्शन दे दें, या अगर पेशेंट टोटली अनकंफर्टेबल लग रहा है और नहीं प्रोसीड करना चाहता है उससे, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। ये डिस्कशन हम ओटी से पहले भी पेशेंट के साथ जब हम नॉर्मल कंसल्टेशन करते हैं सर्जरी के लिए, तब भी हम उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं और पेशेंट को असेस भी कर लेते हैं कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे एरियाज के लिए भी पेशेंट प्रेफर करते हैं कि भाई हम जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा ही या पूरा बेहोश होने के साथ ही कराना चाहते हैं, तो हम उस कंसर्न को भी रिस्पेक्ट करते हुए उसको जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। और जो छोटे एरिया हैं और पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं उस एनेस्थीसिया को, तो हम नॉर्मली उसमें लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो ये हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होता है ये प्रोसीजर। ये डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, कितने ड्यूरेशन की सर्जरी है। अब नेक्स्ट मिथ है कि नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन इज जस्ट एज इफेक्टिव एज द लाइपोसक्शन, कि बहुत सारे जो नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑफ लाइपोसक्शन, नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ फैट रिडक्शन है, कि जैसे क्रायो बोलते हैं, हीफू है, बहुत सारे नॉन सर्जिकल मेथड हैं, या इंजेक्शन लाइपोलिसिस हैं, कि ये सब भी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये सब भी लाइपोसक्शन के बराबर ही हैं, या इस तरह से करके प्रचार किया जाता है, एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। उसमें उसके 2-3 रीज़न है कि कभी भी लाइपोसक्शन के बराबर नहीं हो सकता। उसका रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइपोसक्शन इज़ ए सिंगल स्टेज प्रोसीजर। लाइपोसक्शन में सिर्फ एक ही स्टेज चाहिए होती है, बाकी सब कंडीशंस के अंदर आपको मल्टीपल स्टेजेस की जाती है और मल्टीपल स्टेजेस में थोड़ा थोड़ा करके रिजल्ट आता है। और लाइपोसक्शन जो है कोई भी एक टारगेट एरिया को स्पेसिफाई कर सकता है, कि आप अगर फ्लैंक में चाहते हैं तो फ्लैंक्स को टारगेट कर सकते हैं, दोनों फ्लैंक्स को एक साथ। आर्म लाइपोसक्शन कर सकते हैं हम लोग, या हम चेस्ट के लिए कर सकते हैं, या थाइज या बटक्स के लिए कर सकते हैं। उस तरह से उन दूसरी मोडालिटीज़ में वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब चीज़ में अपना उनका डोज का कंस्टेंट है और वन टाइम एक चीज़ें नहीं कर सकते। अब हम क्योंकि एग्जैक्टली एक ही जगह पे हम लोकलाइज करके रिजल्ट कर सकते हैं, तो हमारे लोकलाइज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमारे रिजल्ट भी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे उन कंडीशन में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कितना रिजल्ट आएगा, कि 30% आएगा, 40% आएगा, 50% आएगा। लाइपोसक्शन में हम
99.9% ऑफ टाइम हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हम आपका इतना इंच लॉस हो जाएगा, आपका ये वाला फैट जो रिडंडेंट फैट है ये सारा निकल जाएगा, क्योंकि ये तो सर्जिकल मोडालिटी है, इसमें तो हम जितना चाहे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, मतलब विद इन द सेफ लिमिट्स हम जितना मैक्सिमम निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, जो कि पेशेंट के साथ हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दूसरी मोडालिटीज़ में जो कि नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ हैं उनमें ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अगला मिथ है हमारा कि लाइपोसक्शन विल फिक्स लूज स्किन। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कैसी है। इलास्टिसिटी से मेरा मतलब क्या है कि अगर हम स्किन को पकड़ के खींचते हैं तो वो कितनी जल्दी वापस चली जाती है। यंग पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर ये इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। यंग पेशेंट मतलब 20, 30, 35, कभी कभार 40 साल तक भी के आसपास भी लोगों की स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। इंडियन पेशेंट्स की यूजुअली इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी अच्छी है और अगर आपका स्किन थोड़ी सी हैंग भी कर रही है, लैक्स है आपकी स्किन और उसके अंदर फैट भी है, और अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो वो आपकी स्किन विद टाइम रिट्रैक्ट हो जाएगी। प्लस अगर हम लाइपोसक्शन के बाद रिलीजियसली प्रेशर गार्मेंट पहने, प्लस ये लाइपोसक्शन अगर वेजर मशीन के द्वारा किया जाए जो कि अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन होता है, और अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन से हमें स्किन का कंट्रैक्ट होने में या वापस इलास्टिसिटी वापस आने में हेल्प मिलती है। तो अगर ये सब चीज़ें की जाए तो आपकी अगर पेशेंट की थोड़ी लैक्स स्किन भी है, इलास्टिसिटी थोड़ी कम भी है, तो भी लाइपोसक्शन से उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑन द कॉन्ट्री अगर आपकी इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है और चाहे फैट थोड़ा सा भी है तो भी आपका स्किन लाइपोसक्शन करने के बाद लैक्स होगी। तो इसका कैसे पता चले कि ये इलास्टिसिटी अच्छी कि नहीं? तो ये नॉर्मली जब हम लोग पेशेंट से कंसल्ट करते हैं तो हम उसकी इलास्टिसिटी के लिए भी एग्जामिन करते हैं, ये चेक करते हैं कि लाइपोसक्शन होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा उसकी स्किन लैक्स हो जाएगी या उसकी स्किन लटक जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम एग्जामिनेशन के समय पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं कि आपके लिए ये बेहतर है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत लैक्सिटी है तो आप लाइपोसक्शन आराम से करवा सकते हैं, लाइपोसक्शन के लिए जा सकते हैं, आपको एक्सिजनल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरी 9th मिथ है दोस्तों कि लाइपोसक्शन इन्वॉल्व्स रिमूविंग फैट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी। लोगों का मानना है कि लाइपोसक्शन जो वर्ड है उससे सिर्फ हम जो हमारे पेट के ये बीच का हिस्सा जो होता है इसी से फैट निकलता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। लाइपोसक्शन के लिए टारगेट एरिया जो है वो ऊपर से स्टार्ट अगर हम करना चाहें तो चिन हो सकता है, चीक हो सकता है, चिन हो सकता है, नेक हो सकता है, उसके लिए चेस्ट हो सकता है, एब्डोमेन हो सकता है, फ्लैंक होते हैं, थाई हो सकता है, और आपके काफ हो सकते हैं और एंकल हो सकते हैं। तो इतने सारे एरियाज़ के अंदर हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ मिड सेक्शन जो हमारा मिड पार्ट ऑफ द बॉडी या एब्डोमेन में तक ही सीमित नहीं है। तो ये सारे एक कॉमन मिथ है। जो नेक्स्ट और 10th और लास्ट जो हमारा मिथ है कि एनी वन कैन परफॉर्म लाइपोसक्शन, की लोगों में को लगता है कि या लोग समझते हैं कि कोई भी लाइपोसक्शन प्रोसीजर कर सकता है। और देखने भी बात है कि काफ़ी अनट्रेंड प्रैक्टिशनर्स इस लाइपोसक्शन को आजकल कर रहे हैं, जिसमें जनरल सर्जन्स वगैरह भी आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो भी लाइपोसक्शन करना है। लाइपोसक्शन के लिए जो भी डॉक्टर या जो भी सर्जन है ही शुड बी बोर्ड सर्टिफाइड, और उसके पास बोर्ड सर्टिफिकेट मतलब उसे बोर्ड से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए? या तो उसे प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर MCH की डिग्री हो उसके पास, या फिर उसे DNB की डिग्री हो, जो कि दोनों ही हमारे इंडिया के अंदर सर्टिफाइड डिग्रीज हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारी रिकग्नाइज डिग्री हैं। वो उस डॉक्टर या उस सर्जन को ये होना चाहिए कि वो रूटीनली ये सर्जरीज करता है। दूसरा, वो उसका एक्सपीरियंस आपको देखना चाहिए। प्लस ये सर्जरी आप कहाँ करवा रहे हैं, उस फैसिलिटी के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं या नहीं। और अगर आपको कुछ भगवान न करे कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है या आपको कुछ वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं या नहीं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। प्लस वो जो डॉक्टर है वो कितना सेफ सर्जन है उसके बारे में आप ये बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि वो रूटीनली ऐसी सर्जरी कर रहा है और उसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी इंडिया या इंडिया से बाहर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी है या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स है, कि इन सब एसोसिएशंस के वो मेंबर हैं कि नहीं, वो जो भी सर्जन करने वाले हैं आपके लाइपोसक्शन। वो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो इन सब चीज़ों के मेंबर हैं तो वो उनकी जो नॉर्मल एथिकल गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्मल हर प्रोसीजर के लिए रूटीन गाइडलाइंस हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। दे आर बाउंड टू फॉलो दोज गाइडलाइंस, ऑल दोज एथिकल प्रैक्टिसेस। तो जब भी आप लाइपोसक्शन के लिए जाएं तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर हर वीरवार को हम एक
फेसबुक लाइव करते हैं, हम इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हम शायद आने वाले टाइम में कुछ अपलोड करेंगे हम नीलकंठ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की वेबसाइट पे। तो अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है, तो आप अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको वापस रिस्पॉन्स कर लें। थैंक यू।